हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह, केमिस्ट्री लेक्चरर, देव स्कूल तारानगर की ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत करता हूं। हम कक्षा 12 का जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था वो था हैलोजन व्युत्पन्न। उसके अंदर अभी तक हम 4 वीडियो डाल चुके हैं, जिसमें आपने क्या देखा, जो हैलोजन व्युत्पन्न है उनका वर्गीकरण, उनका नामकरण, उसके बाद जो मैथिल क्लोराइड है उसका कक्षीय आरेख, उसके बाद कार्बन और हैलोजन बंध की प्रकृति के बारे में हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा, क्योंकि हमने वर्गीकरण पढ़ा था तो वर्गीकरण के अंदर हमने अलग अलग प्रकार के हैलोजन व्युत्पन्न पढ़े थे। उसमें हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं एल्किल हैलाइडों को बनाने की अभिक्रियाएँ। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? एल्किल हैलाइडों को बनाने की अभिक्रियाएँ। एल्किल हैलाइड को बनाने की अभिक्रियाएं। सबसे पहले किस मेथड से इसको बनाएंगे? सबसे पहले इसको बनाएंगे एल्केनो से। किससे बनाएंगे? एल्केनो से। एल्केन आप सब जानते हैं। तो एल्केनो से इसको कैसे बनाया जाता है? जैसे अपने एग्जांपल लें मैथेन। मैथेन की जो क्रिया है क्लोरीन के साथ मध्यम प्रकाश की उपस्थिति में, क्या लिख देंगे? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में यदि हम ये अभिक्रिया करवाएं तो क्या होता है? जो हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हैलोजन द्वारा हो जाएगा और क्या बन जाएगा? CH3Cl प्लस HCl। यह क्रिया तब तक चलती रहती है जब तक सारे हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन नहीं हो जाता। तो क्या होगा? CH3Cl प्लस Cl2। तो क्या बन जाएगा इससे? CH2Cl2 प्लस HCl। CH2Cl2 की क्रिया फिर Cl2 से होगी, क्या बन जाएगा? CHCl3 क्लोरोफॉर्म प्लस HCl। और CHCl3 क्रिया किससे करवाएंगे? Cl2 से करवाएंगे। तो क्या बनेगा? CCl4 प्लस HCl। तो जब एल्केनो की क्रिया क्लोरीन से करवाई हमने, या मैथेन की क्रिया क्लोरीन से करवाई सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो क्या होगा? एल्किल हैलाइड मिल जाएगा हमें, मैथिल क्लोराइड मिल जाएगा। परंतु यह अभिक्रिया ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस अभिक्रिया में बहुत सारे हैलोजन व्युत्पन्न बन जाते हैं। मोनो, डाई, ट्राई और टेट्रा हैलोजन व्युत्पन्न बन जाते हैं। तो प्रयोगशाला के अंदर ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, परंतु यदि इसकी हम बात करें औद्योगिक स्तर पर, औद्योगिक विधि के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इन मिश्रणों को क्या कर लिया जाता है? प्रभाजी आसवन के द्वारा पृथक पृथक कर लिया जाता है। इसलिए यह जो मेथड है औद्योगिक तौर पे क्या है? अधिक लाभदायक है। वैसे यह मेथड अधिक उपयोगी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें मोनो, डाई, ट्राई और टेट्रा हैलोजन व्युत्पन्नों का एक मिश्रण बन जाता है। तो इस प्रकार से हम क्या बना लेते हैं? एल्केनो से एल्किल हैलाइडों को प्राप्त कर सकते हैं। क्या किया हमने? मैथेन की क्रिया क्लोरीन से करवाई सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो क्या बन गया? मैथिल क्लोराइड बन गया। मैथिल क्लोराइड आगे फिर Cl2 से क्रिया करता है, यानी कि ये क्रिया तब तक चलती रहती है ये सभी हाइड्रोजन का जब प्रतिस्थापन नहीं हो जाता। इसमें से कुछ खास प्रोडक्ट बनती हैं, जैसे ये क्या बना? क्लोरोफॉर्म बन गया। इसी प्रकार से ये क्या बना? कार्बन टेट्रा क्लोराइड, जो हम पीछे नामकरण में इसको पढ़ चुके हैं। तो इस प्रकार से हम क्या प्राप्त कर लेते हैं? एल्केनो से एल्किल हैलाइडों को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये पहला इसका मेथड हो गया, या पहले इसकी क्या होगी? ये अभिक्रिया होगी
कि एल्किल हैलाइडों को किस प्रकार से बनाते हैं। उसके बाद दूसरा देखिए, दूसरा हमने क्या लेते हैं, एल्कीन। ये तो हमने क्या लिया था, एल्केन। अब आप जानते हो एल्कीन को भी, जिसके अंदर क्या होता है, कार्बन कार्बन के मध्य क्या पाया जाता है, द्विबंध पाया जाता है। तो हम क्या लेते हैं, एल्कीन लेते हैं। एल्कीनों से एल्कीनें दो प्रकार की हो सकती हैं। कौन कौन सी, एक के अंदर तो कार्बन की संख्या क्या रहेगी, सम संख्या रहेगी, जिसको सममित एल्कीन कहते हैं। और दूसरी कौन सी हो सकती है, जिसमें कार्बन की संख्या विषम हो सकती है, जिसको क्या बोलते हैं, असममित एल्कीन कहते हैं। नॉर्मल रिएक्शन के तौर पर अपने इसको देखें, जैसे हम क्या लें, CH2 डबल बंध CH2। तो हमने क्या करना है, एल्कीनों से बनाने के लिए एल्कीनों की क्रिया किससे करवा देते हैं, हाइड्रोजन हैलाइडों से करवा देते हैं। तो यहाँ हम हेडिंग में भी लिख सकते हैं, क्या लिखें, एल्कीनों की क्रिया किससे करवा दें, HX से करवा दें। ये जो विक्रिया होती है वो क्या होती है, इलेक्ट्रॉन स्नेही युगात्मक अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, ये इलेक्ट्रॉन स्नेही युगात्मक अभिक्रिया है, जिसमें एल्कीन की क्रिया किससे करवाते हैं, HX से करवाते हैं। तो क्या बन जाता है, एक कार्बन को हम हाइड्रोजन दे देते हैं और एक कार्बन को क्या दे देते हैं, हैलोजन दे देते हैं। तो क्या बन जाएगा, हैलाइड बन जाएगा। परंतु इसमें एक नियम लगता है जो हम कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं, मार्कोनिकोव का नियम। ये जो विक्रिया है किसके अकॉर्डिंग होती है, मार्कोनिकोव नियम के अनुसार होती है। ये वाली जो एल्कीन है वो तो क्या है, सममित है। तो सममित एल्कीन के अंदर आप किसी भी कार्बन के साथ हाइड्रोजन को जोड़ सकते हो, किसी भी कार्बन के साथ हैलोजन को जोड़ सकते हो। उत्पाद पे, एक प्रोडक्ट पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला। परंतु यदि हम क्या लें, असममित एल्कीन लें, जैसे कि CH3 CH डबल बंध CH2, ये एल्कीन कैसी है, असममित है। तो ये जो क्रिया है वो किसके अकॉर्डिंग होगी, यदि इसमें हम HX का योग करें तो ये क्रिया किसके अकॉर्डिंग होगी, मार्कोनिकोव नियम के अनुसार होगी। या कौन सा नियम लगेगा, मार्कोनिकोव नियम। क्या होता है मार्कोनिकोव का नियम, मार्कोनिकोव का नियम क्या होता है, क्या परिभाषा होती है, यदि हम असममित एल्कीनों में हाइड्रोजन हैलाइडों का योग करें तो हाइड्रोजन वहां जुड़ता है जहां पर द्विबंध से बंधित कार्बन के पास हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा होती है, और हैलोजन वहां जुड़ता है जहां पे द्विबंध से बंधित कार्बन के पास हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है, कम होती है। क्योंकि इसमें हम अपनी मर्जी से नहीं कि यहाँ हाइड्रोजन जोड़ दिया, यहाँ हैलोजन जोड़ दिया, किसी ने यहाँ हाइड्रोजन जोड़ दिया, यहाँ हैलोजन जोड़ दिया। तो जो यहाँ हैलोजन जोड़ेगा वो तो 1 क्लोरोप्रोपेन बनाएगा, जो यहाँ जोड़ेगा वो 2 क्लोरोप्रोपेन बनाएगा। तो दो अलग अलग प्रोडक्ट हो गए एक ही विक्रिया से। ऐसा नहीं होता। क्या होगा, हमने इस नियम को फॉलो करना है सबने। कौन सा नियम है, मार्कोनिकोव का नियम। क्या कहता है नियम, दोबारा सुनिए, कि असममित एल्कीनों में जब हम HX हाइड्रोजन हैलाइडों का योग करते हैं तो हाइड्रोजन वहाँ जुड़ता है जहाँ पर द्विबंध से बंधित जो कार्बन होते हैं, जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा हो। हैलोजन वहाँ जुड़ता है जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या क्या हो, कम हो। उसमें ये भी हमने ध्यान रखना है द्विबंध से बंधित कार्बन, क्योंकि हाइड्रोजन तो इसके पास 3 है। तो इन दोनों में से किसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन है, इस कार्बन के पास। तो हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेगा, यहाँ जुड़ेगा, और हैलोजन कहाँ जुड़ेगा, यहाँ जुड़ेगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3CH, यहाँ क्या लग जाएगा, हैलोजन लग जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, CH3 आ जाएगा। अब अपने मैं HX लिख रहा हूँ बार बार, तो HX सबको पता लग गया होगा क्या होते हैं, HCl, HBr और HI, ये तीनों ही क्या है, हाइड्रोजन हैलाइड हैं। अब इनमें अपनी क्रियाशीलता का क्रम देखें, हाइड्रोजन हैलाइडों की क्रियाशीलता का क्रम देखें तो कौन से की सबसे ज़्यादा होगी क्रियाशीलता, जिसकी बंध लंबाई ज़्यादा है। तो HI की जो क्रियाशीलता वो क्या होती है, इस अभिक्रिया के प्रति सबसे ज़्यादा होती है। ये भी अपने को
याद रखना है। HI की क्रियाशीलता इस अभिक्रिया के प्रति क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि HI में आयोडीन का आकार बड़ा है तो बंध लंबाई ज़्यादा है, तो बंध ऊर्जा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो ये बंध आसानी से टूटेगा, और जो बंध आसानी से टूटेगा उसकी क्रियाशीलता क्या होती है, इस यौगिक की सबसे ज़्यादा होती है। तो HI की क्रियाशीलता इस अभिक्रिया के प्रति क्या होती है, ज़्यादा होती है। हम एक इसका एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, जैसे हम क्या लेते हैं, प्रोपीन लेते हैं, CH3CH डबल बंध CH2 प्लस हम क्या करें, HI का योग करवा दें, तो क्या होगा, मार्कोनिकॉफ का नियम लगेगा, क्योंकि ये क्या है, असममित एल्कीन है, तो आयोडीन कहाँ जुड़ेगा, यहाँ जुड़ेगा, हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेगा, यहाँ जुड़ेगा, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH3CHI CH3। और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे CH3CH2CH2CH डबल बंध CH2। ये भी एक क्या है, असममित एल्कीन है, 1 2 3 4 5 कार्बन है इसमें। यदि इसके अंदर अपने क्या करें, HCl का योग करें, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेगा, यहाँ जुड़ेगा, हैलोजन कहाँ जुड़ेगा, यहाँ जुड़ेगा, तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, CH3CH2CH2, यहाँ क्या लगेगा, Cl, और यहाँ क्या लग जाएगा, CH3। इन दोनों के आप IUPAC नाम लिख सकते हो, 1 2 2 आइडो प्रोपेन, 1 2 3 4 5, तो 2 क्लोरो, 5 के लिए पेंटेन। दोबारा फिर बता देता हूँ कि एल्कीनों की क्रिया यदि हम किससे करवाएं, HX से करवाएं। HX समझ गए सभी, हाइड्रोजन हैलाइड होते हैं। सममित एल्कीन के अंदर अब हाइड्रोजन और हैलोजन किसी भी कार्बन पे जोड़ दो से प्रोडक्ट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, तो एल्किल हैलाइड मिल गया, जो हमारा टॉपिक भी है आज का। परंतु यदि हम बात करते हैं असममित एल्कीन की, तो असममित एल्कीन में क्या होता है, विषम संख्या में कार्बन होते हैं, उसके अंदर यदि हम HX को जोड़ें, तो यदि कोई स्टूडेंट हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दे, हैलोजन यहाँ जोड़ दे, तो प्रोडक्ट अलग बनेगा, और कोई यहाँ क्या करे, हाइड्रोजन जोड़े, यहाँ हैलोजन जोड़े, तो प्रोडक्ट अलग बनेगा। तो दो अलग अलग प्रोडक्ट बनने की संभावना है, V1 भी बन सकता है, प्रोडक्ट 2 भी बन सकता है। तो वहाँ पे एक नियम लागू होता है, वो क्या है, मार्कोनिकॉफ का नियम। ये हमें ध्यान में रखना है, मार्कोनिकॉफ का नियम। क्या है मार्कोनिकॉफ का नियम, कि असममित एल्कीन में हाइड्रोजन हैलाइड का योग करें तो हाइड्रोजन वहाँ जुड़ता है जहाँ पर द्विबंध से बंधित कार्बन पे हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा हो, हैलोजन वहाँ जुड़ता है जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या क्या हो, कम। तो इसके अकॉर्डिंग हम यदि अभिक्रिया करवाते हैं तो हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेगा, इस कार्बन पे, हैलोजन कहाँ जुड़ेगा, इस कार्बन पे, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये बनेगा। HX सब समझ ही गए, HCl, HBr और HI होता है। इन तीनों की अगर अपनी क्रियाशीलता की बात करें तो क्रियाशीलता सबसे ज़्यादा किसकी होगी, HI की होगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें बंध लंबाई ज़्यादा है, तो बंध ऊर्जा क्या होती है, कम होती है, तो आसानी से बंध टूट जाता है। जब आसानी से बंध टूट जाता है तो हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया, हमने क्या ले ली, प्रोपीन ले ली, प्रोपीन पे HI का योग करवाया तो क्या बना, 2 आइडो प्रोपेन बनेगा, 1 नहीं बनेगा, क्या बनेगा, 2 आइडो प्रोपेन बनेगा। हमने पेंटीन ले ली, तो पेंटीन में भी हमने HCl का योग करवाया तो 1 क्लोरो नहीं बनेगा, क्या बनेगा, 2 क्लोरोपेंटीन बनेगा। आगे की बात समझ कि सममित एल्कीन और असममित एल्कीन से हम किस प्रकार से हाइड्रोजन हैलाइडों का योग करेंगे और क्या बनाएंगे, एल्किल हैलाइडों को बनाएंगे। हमने इसके बाद एक और अभिक्रिया पढ़ी है, कक्षा 11 में ही भी पढ़ी है, वो भी हमने, कि यदि HBr का योग किया जाए, क्या किया जाए, यदि HBr का योग किया जाए और पराऑक्साइड की उपस्थिति में किया जाए, याद आ रहा होगा कक्षा 11 में पढ़ा था, यदि एल्कीनों के साथ HBr का योग किया जाए, एक तो सिंपल रिएक्शन जो हमने अभी पढ़ी है, CH3CH डबल बंध CH2, यहाँ पे हम किसका योग करें,
HBr का योग करें तो यहाँ पे तो कौन सा नियम लगता है, मार्कोनिकॉफ का नियम लगता है। क्यों, HBr में जो हाइड्रोजन वो कहाँ जाएगा, इस कार्बन के पास, हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, इस कार्बन के पास, क्योंकि यहाँ तो कौन सा नियम लग रहा है, मार्कोनिकॉफ का नियम, कॉफ का नियम लग रहा है। और प्रोडक्ट फिर क्या बनेगा, CH3CHBr CH3 2 ब्रोमो प्रोपेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 2 ब्रोमो प्रोपेन बन जाएगा। आगे की बात समझ सके, ये तो HCl HBr चाहे कोई भी ले लो आप, तो इसी अकॉर्डिंग भी क्रिया होनी है। अब जो मैं बात कर रहा हूँ वो क्या कि यदि क्या कंडीशन आ जाए, पेपर में ये कंफ्यूज किया जाता आपको कि HBr का योग हो और किसकी उपस्थिति में हो, पराऑक्साइड, जैसे अपने पराऑक्साइड ले लेते हैं ROR, इसकी उपस्थिति में यदि HBr का योग करवाया जाए तो ये जो अभिक्रिया है वो किसके अकॉर्डिंग होगी, प्रति मार्कोनिकॉफ नियम, एंटी मार्कोनिकॉफ नियम के अकॉर्डिंग होगी। यह इसको क्या बोलते हैं, पराऑक्साइड प्रभाव। क्या कहते हैं, पराऑक्साइड प्रभाव। क्या होता है पराऑक्साइड प्रभाव, मार्कोनिकॉफ का उल्टा। मार्कोनिकॉफ में तो क्या बोला गया था कि हाइड्रोजन वहां जुड़ता है जहां पे हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा हो द्विबंधित कार्बन पर, और हैलोजन वहां जुड़ता है जहां पे हाइड्रोजन की संख्या क्या हो, कम। अब कम का उल्टा करेंगे तो ज्यादा, और ज्यादा का उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, कम। तो इसका मतलब यदि HBr का योग पराऑक्साइड की उपस्थिति में किया जाए तो हाइड्रोजन वहां जुड़ता है जहां पे हाइड्रोजन की संख्या क्या हो, कम हो, और जो हैलोजन है वो कहाँ जुड़ता है जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या क्या हो, ज़्यादा हो। उल्टा हो गया ना, कि हाइड्रोजन कहाँ जुड़ता है जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या क्या हो, कम हो, और हैलोजन वहाँ जुड़ता है जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या क्या हो, ज़्यादा हो। तो क्या बनेगा, CH3CH2Br। क्या प्रोडक्ट बना, 1 ब्रोमो प्रोपेन बन गया, 1 ब्रोमो प्रोपेन। अब इसमें पेपर में ये कंफ्यूज किया जाता है। अब दोनों रिएक्शन देखो एक जैसी लग रही है आपको, क्योंकि वहां नहीं लिखा होगा ना मार्कोनिकॉफ नियम या प्रति मार्कोनिकॉफ नियम, वहां तो लिखा नहीं आएगा। वहां क्या लिखा आएगा, एल्कीन के साथ आपने क्या करना है, HBr का योग करना है, और यहाँ भी HBr का योग हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ अंतर क्या है, पराऑक्साइड। पराऑक्साइड की उपस्थिति में क्या होता है, 1 ब्रोमो प्रोपेन बनता है। किसके अकॉर्डिंग, प्रति मार्कोनिकॉफ नियम के अकॉर्डिंग बनता है। प्रति मार्कोनिकॉफ नियम का उल्टा हो गया कि हैलोजन वहां जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन की संख्या क्या हो, ज्यादा हो, क्योंकि मार्कोनिकॉफ नियम में क्या था, हैलोजन वहां जुड़ता है जहां पे हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है, कम होती है। तो ये दो अलग अलग क्वेश्चन बन जाते हैं। इस प्रकार से हम क्या प्राप्त कर लेते हैं, एल्कीनों से एल्किल हैलाइडों को प्राप्त कर लेते हैं। एक में हमने क्या लिया, पेरोक्साइड लिया, और एक में हमने पेरोक्साइड नहीं लिया है, वहाँ पे मार्कोनिकॉफ नियम लगेगा, और जहाँ पे पेरोक्साइड लिया वहाँ पे क्या लगेगा, प्रति मार्कोनिकॉफ नियम या पेरोक्साइड प्रभाव इसके अंदर उत्पन्न हो जाता है। आगे की बात समझ। तो ये दो मेथड हो गए हैं, एक तो कौन सा था, एल्केनों से, दूसरा कौन सा था, एल्कीनों से हमने किसको प्राप्त किया है, एल्किल हैलाइडों को प्राप्त किया है। उसके बाद तीसरा मेथड बढ़ते हैं। तीसरा मेथड कौन सा है, एल्कोहलों से। किससे प्राप्त करना अपने को, एल्कोहलों से। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एल्कोहल क्या होता है। एल्कोहल जैसे CH3OH मैथेनॉल, CH3CH2OH एथेनॉल, या इसको क्या बोलते हैं 1 डिग्री एल्कोहल भी कहते हैं।
क्यों कहते हैं 1 डिग्री अल्कोहल इसको? क्योंकि जिस कार्बन के साथ OH समूह लगा हुआ वो कार्बन आगे एक कार्बन से अटैच है, तो इसको क्या बोलेंगे फिर? 1 डिग्री अल्कोहल। और यदि ये 2 कार्बन से अटैच हो जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे? 2 डिग्री अल्कोहल। क्या बोलेंगे? 2 डिग्री अल्कोहल बोलेंगे इसको। और यदि 3 कार्बन से अटैच हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? 3 डिग्री अल्कोहल बोलेंगे। सबसे ज्यादा जो क्रियाशीलता किसकी होती है? 3 डिग्री अल्कोहल की क्रियाशीलता क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है। तो ये हमें याद रखना है, ये मेथेनॉल है, ये एथेनॉल है जिसको 1 डिग्री अल्कोहल कहते हैं, ये 2 डिग्री अल्कोहल है, और ये क्या है? 3 डिग्री अल्कोहल है। इनसे हम किसको प्राप्त करेंगे? एल्किल हैलाइडों को प्राप्त करेंगे। कैसे प्राप्त करेंगे? देखो, सबसे पहले नंबर 1, एल्कोहलों के अंदर नंबर 1 क्या है? हमने क्या करना है? एल्कोहल की क्रिया, एल्कोहल की क्रिया शुष्क अम्ल किससे करवा दें? HCl से करवा दें। एल्कोहल की क्रिया किससे करवा दें? HCl से करवाएं तो हमें क्या मिल जाएगा? एल्किल हैलाइड मिल जाएगा। कैसे? देखो, CH3OH मेथेनॉल लिया मैंने, इसकी क्रिया किससे करवा दी? HCl से। किसकी उपस्थिति में करवानी? ये भी ध्यान रखना अपने को, निर्जल ZnCl2 जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में करवानी है। इसका क्या काम होगा? अभी देखना क्या होगा इसके अंदर। यहां से एक जल के अणु का निष्कासन हो जाएगा। शेष क्या बचा? CH3 क्या आ जाएगा? Cl प्लस H2O। अब देखो हमने क्या किया, एल्कोहल लिया, उसकी क्रिया किससे करवाई? HCl से। कौन से? निर्जलीय ZnCl2 की उपस्थिति में करवाई, तो क्या होगा? जल बनेगा। अब इसका क्या काम है? निर्जल मतलब बिना जल के, शुष्क ZnCl2 है, तो ये क्या करेगा? इस अभिक्रिया के दौरान बने हुए जल को क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है। पेपर में क्वेश्चन भी आता है कि जो ZnCl2 का क्या कार्य है इस अभिक्रिया में, क्या कार्य है? अभिक्रिया के दौरान बने जल को ये क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है। इस जो अभिक्रिया है इसको किस नाम से जाना जाता है? ग्रुप प्रक्रम के नाम से भी जाना जाता है। तो इस अभिक्रिया का नाम क्या है? ग्रुप प्रक्रम। एल्कोहल की क्रिया किससे करवा दें? HCl से करवा दें। ये हम हेडिंग में डाल लेते हैं। तो ये प्रक्रम क्या कहलाएगा? ग्रुप प्रक्रम कहलाएगा। जिसमें क्या होगा? आपने एल्कोहल की क्रिया किससे करवानी है? HCl से ही करवानी है। किसकी उपस्थिति में? ZnCl2 की उपस्थिति में करवानी है। जिसका क्या काम है? जो अभिक्रिया के दौरान बने जल को क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है। अब कई सोच रहे होंगे कि इस अभिक्रिया के अंदर अपने यदि क्या लें? HBr लें, HI लें तो अभिक्रिया हो सकती है या किस प्रकार से होगी? तो देखिए, यदि इसी अभिक्रिया के दौरान अपने क्या लें? HBr लें या क्या लें? HI, तो ये जो अभिक्रिया है वो किसकी उपस्थिति में होगी? सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में होगी। किसकी उपस्थिति में होगी? सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में होगी। ये भी किसका कार्य करता है? निर्जलीकारक का कार्य करेगा। यानी कि इस अभिक्रिया के दौरान जो क्या बनेगा? जल बनेगा। क्या बन रहा है? जल बन रहा है। इसको ये क्या कर लेगा? अवशोषित कर लेगा। यहाँ क्या बन जाएगा? आयोडाइड बन जाएगा। तो ZnCl2 सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका कार्य क्या है? अभिक्रिया के दौरान बने हुए जल को अवशोषित कर लेना। तो क्या करते हैं? अपने एल्कोहल की क्रिया HCl से, HBr से, HI से करवा के क्या प्राप्त कर लेते हैं? एल्किल हैलाइड प्राप्त कर लेते हैं। इस अभिक्रिया के प्रति यदि अपनी क्रियाशीलता की बात करें, हाइड्रोजन हैलाइडों की क्रियाशीलता की बात करें,
तो क्या होगा, HI की क्रियाशीलता सबसे ज़्यादा होगी, वही क्रम रहेगा। HBr की उससे कम, और सबसे कम किसकी होगी, HCl की होगी। और यदि हम किसकी बात करें, एल्कोहलों की क्रियाशीलता की, ये तो किसकी है, HX की क्रियाशीलता है। अपने किसकी बात कर रहे हैं, एल्कोहल की क्रियाशीलता। तो एल्कोहल की यदि क्रियाशीलता की बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा 3 डिग्री एल्कोहल, उसके बाद 2 डिग्री एल्कोहल, उसके बाद 1 डिग्री एल्कोहल की क्रियाशीलता। तो इस प्रकार से हम क्या प्राप्त कर लेते हैं, एल्कोहल से एल्किल हैलाइडों को प्राप्त कर लेते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो के अंदर एल्कोहलों से ही हम आगे और कुछ मेथड पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।